हम यहाँ तक आ गए थे कि सब्जेक्ट, हमने यहाँ पर एक लिंकिंग वर्ब्स हमने लगाया, खासकर जो प्रेजेंट वाला होता है वो एम है, इज है, आर है। इसके बगल में क्या क्या हो सकता है हमने कल ये देखा। हमने देखा कि हो सकता है इसके बगल में एक सिंगल नाउन हो सकता है इसके बगल में एक नाउन फ्रेज हो सकता है इसके बगल में प्रेपोजिशनल फ्रेज हो, या हो सकता है इसके बगल में एडजेक्टिव हो। इतने तो होंगे ही होंगे। वही सबसे सस्ता हुआ पड़ते। अब हमने कल नाउन देखा, नाउन फ्रेज देखा, प्रेपोजिशनल फ्रेज देखा, हम एडजेक्टिव देख रहे हैं। एडजेक्टिव में भी हमने देखा कुछ एडजेक्टिव हमारे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। इसका नाम नॉर्मल कहने का मतलब है कि ये सबको पता होते हैं। जैसे स्ट्रांग हो गया, कोई सुंदर है तो हमने उसको ब्यूटीफुल कह दिया, हमने किसी को ब्रेव कह दिया, etc। जैसे कि अगर यहाँ लिखा हो कि ही इज़ हैप्पी, तो ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है ही, ये इज़ हमारा लिंकिंग वर्ब, और ये हैप्पी हमारा एडजेक्टिव आ गया। जैसे मैंने कहा कि इसके बाद इनमें से कुछ भी आ सकता है, तो एडजेक्टिव आ गया। लेकिन हम कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं? हम कंफ्यूज होते हैं कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो, देखो अभी भी लोग आ रहे, इसीलिए मैं, इट्स वेरी बैड। एक बार लिंक मिलते आ जाना चाहिए, डोंट बी लेट। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो V3 फॉर्म में होते हैं, और वो कंफ्यूज करते हैं कि स्टेट ऑफ बीइंग है या पैसिव है। पैसिव, इसमें कंफ्यूज करते हैं। हम उसी पे काम करने वाले हैं। तो कुछ एडजेक्टिव्स लिख लेते हैं। देखिए, अगर मैं कहता हूं बर्न्ट का मतलब जला हुआ। ये बच्चे मुझे पढ़ाने देंगे, अभी आ रहे हैं, ये बड़ा गलत है यार। सर टाइम फिक्स कर दो सर, आप मैसेज कितने बजे तक ज्वाइन हो? लिखना पड़ेगा, अदरवाइज मैं फिर उनको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इट्स वेरी बैड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अभी मैसेज लिखना पड़ेगा। चलिए, बर्न्ट हो गया। अगर यहाँ पर एक वर्ड लिखते हैं ब्रोकन, अब देखने में तो वर्ब ही लग रहा है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है, बट ये है एडजेक्टिव। अगर मैं कहता हूँ इंजर्ड, या मैं कहता हूँ कंफ्यूज्ड, या है स्विच्ड ऑफ, क्लोज्ड, या टॉर्न। अब हमें इसकी ज़रूरत कैसे पड़ती है? हम एक सेंटेंस लिखते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप कहीं से गुजर रहे थे और आपकी नज़र पड़ी कि एक कार है, और बुरी तरह जली हुई कार, एकदम फुल रूप से एकदम जली हुई है। अब आपने किसी को बोला कि यार देख, वहां पर एक जली हुई कार है। अब जैसे आप बोलोगे जली हुई कार है, तो आप कैसे बोलोगे? इस जले हुए के लिए तो कोई ना कोई इंग्लिश हमें बोलना पड़ेगा ना। अगर मैं कहता देखो सुंदर है, तो सुंदर के लिए हम क्या बोलते थे? ब्यूटीफुल बोलते हैं, या बड़ा ही यार आकर्षित करने वाला है तो अट्रैक्टिव कहते हैं। तो जले हुए के लिए भी कोई ना कोई हमें वर्ड चाहिए। वो जो वर्ड है वो एक्चुअली V3 के अंदर आता है। तो मैं लिखता हूं कि आखिर हम ऐसा क्यों होता है, V3 में क्यों आता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। जब कोई एक्शन पहले ही हो चुका होता है, तब उस अवस्था को, अवस्था मतलब स्टेट, उस अवस्था को दिखाने के लिए V3 एडजेक्टिव की ज़रूरत होती है।
यानी कि अगर मैं कहता हूं एग्जाम्पल के तौर पे कि टूटी हुई कुर्सी, टूटी हुई कुर्सी, इसका मतलब है कि टूटने का काम पहले ही हो चुका है, टूटने का काम पहले ही हो चुका है। तो जब पहले टूट चुका है अब उसकी अवस्था क्या है, टूटी हुई है, क्योंकि टूटना उठना उसका कंप्लीट है। अब जब मेरी नज़रों के सामने ये टूटी हुई अवस्था में है, कब टूटा कैसे टूटा पता नहीं, जब मेरी नज़र पड़ी तो भैया देखो ये टूटी हुई है। अब इसकी क्वालिटी में टूटा हुआपन आ गया। अब मैं किसी को बोलूँगा अरे इस पे मत बैठो टूटा हुआ है, तो मुझे यहाँ पर एडजेक्टिव तो चाहिए, किस फॉर्म वाला चाहिए, V3 वाला चाहिए। V3 वाला। आप किसी दुकान में गए, अब दुकान में गए और आपने देखा अरे दुकान तो बंद है, तो बंद होने का काम पहले ही हो गया। जब आपकी नज़र पड़ी तो डन डनाटन डन बंद। जब आपकी नज़रों के सामने वो आपको दिखा कि तो बंद है, मतलब जब उसको ताला वाला मारा होगा वो एक्शन पहले ही परफॉर्म हो गया है। तो फिर यहाँ पर आपको क्लोज नहीं बोलना होगा, क्या बोलना होगा, क्लोज्ड। यहाँ पर ब्रेक नहीं बोलना होगा, यहाँ बोलना होगा ब्रोकन। हमें तुरंत एडजेक्टिव चाहिए, वो भी V3 वाला चाहिए। आपने अलमीरा से एक शर्ट बाहर निकाला और शर्ट निकालते आपने कहा अरे यार ये तो फटा हुआ है, तो इसके फटने वटने का काम जब होना था हो गया। हो सकता है कील लग गया होगा, कैसे भी फट गया होगा, काम पहले ही डन है। अब जब आपकी नज़र पड़ रही है तो किस अवस्था में है, ये फटी हुई अवस्था में है। तो अब आप क्या बोलोगे इसको, टॉर्न। समझ रहे हो, थर्ड फॉर्म की जरूरत आपको पड़ेगी। तो ये पैसिव नहीं है, आप तो उसकी क्वालिटी बता रहे हो। अगर आपकी शर्ट नई होती है तो कैसे कहते, माई शर्ट इज न्यू। तो उसी तरीके से अगर मेरी शर्ट फटी हुई है, मेरी शर्ट फटी हुई है, तो मैं क्या बोलूँगा, माई शर्ट इज टॉर्न। तो यहाँ पर ये जो टॉर्न है ये एडजेक्टिव है जो कि इज के बाद आ रहा है। यही इसका मेन लॉजिक होता है। और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। तो बताइए कि दुकान बंद है तो कैसे बोलेंगे, द शॉप इज It's closed. क्लोज्ड। ओके, वो लड़का घायल है, दैट बॉय इज That boy is Injured. injured. इंजर्ड। वो पढ़ा लिखा है, he is He is He educated. is educated. He is educated. ठीक। अब यहाँ पर सपोज एक लड़की है और मुझे लग रहा है यार ये लड़की एकदम कंफ्यूजिया आ गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब कंफ्यूज होने का काम डन होकर की अवस्था अब किस अवस्था में है, चकराई हुई अवस्था में है। तो जब पहले से ये हो गया है इसका कंफ्यूजन, तो हम क्या बोलेंगे, शी इज She is confused. He is confused. अगर कोई यहाँ पर गलती से बोलता है कि शी इज कंफ्यूज, मान लो ये गलत माना जाएगा, दिस इज रॉन्ग। एक ऑडियो खराब है किसी का, तो कुमार क्या है भाई, हाँ प्रशांत आपका ऑडियो खराब था। क्या आप लोग बाथरूम से क्लास लेते हो क्या, क्या नहाते हुए क्लास लेते हो, क्या करते हो ऐसा ना कर, इतना शोर शराब। आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर लीजिए 1 घंटे की तो बात, किचन विचन से दूर हो जाइए। हाउस वाइफ का आई कैन अंडरस्टैंड, उनका तो सुबह सुबह चाय वाय क्या क्या चल रहा होगा। देखिए गाइस, अगर मैं कहता हूँ, जैसे एक बंदा कहता है यार मेरा मोबाइल फ़ोन ना यार स्विच ऑफ है, तो उसको बोलना चाहिए कि माई मोबाइल My mobile phone. Mobile is switched switched off. Switched off. अगर वो कहता है कि माई मोबाइल इज स्विच ऑफ, ये गलत माना जाएगा, इट्स रॉन्ग, क्योंकि हमें एडजेक्टिव चाहिए। तो अगर स्विच ऑफ होने का काम हो करके अभी अवस्था बंद वाली अवस्था है, तो फिर हमें स्विच्ड बोलना होगा, V3 की जरूरत है। हमें कंफ्यूज्ड बोलना होगा, कंफ्यूज नहीं बोलना होगा। कंफ्यूज अगर आप ये कंफ्यूज बोल दोगे ना, कंफ्यूज तो बेचारा वर्ब हो गया। तो हमें इस इज के बगल में वर्ब चाहिए कि एडजेक्टिव चाहिए, हमें एडजेक्टिव चाहिए, समझ रहे? वर्ब नहीं चाहिए, हमारा तो कोई एक्शन का इसमें काम ही नहीं है, तो स्टेट ऑफ बीइंग है इसलिए। ओके, तो अब अगर कुछ आपने सुना है नहीं सुना, जैसे ऐसे होगा आई एम डन, सुना कभी, आई एम डन, Yes, sir. Yes, sir. ऐसा लिखा रहेगा। तो कभी भी अगर इस तरह से लिखा आ जाए तो आप समझना स्टेट ऑफ बीइंग है। आई एम डन इज इक्वल टू आई हैव डन, इसकी तुलना इससे करो।
ये टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि अच्छा मैंने कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर वो टेंस में नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि कंप्लीट होने के बाद जो अवस्था बचती है, एकदम फारिग हो गया बंदा। फारिग समझते हो? उर्दू वर्ड है। कहने का मतलब है कि मैं किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा हूँ, करने के बाद एकदम खत्म करने के बाद क्या अवस्था होती है? रिलैक्स्ड एकदम, हाँ भाई आई एम डन। अब यहाँ पर इसके मुंह से निकलेगा आई एम डन का मतलब है कि मैं इस डन वाली अवस्था में हूँ। जैसे आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ, यू नो, आई एम हेल्दी। तो जैसे आई एम हेल्दी, आई एम गुड, वैसे ही आई एम व्हाट, आई एम डन। ये डन हमारा क्या हो गया? V3 काम किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का कर रहा है। खूब चला हुआ आजकल मार्केट में, ये बहुत चलता है आई एम डन। हम किसी से पूछते भी है तुम्हारा हो गया, कैसे पूछते हैं? आर यू डन? Are you done? तो आर यू डन इज इक्वल टू हैव यू डन। Have you done? Have you done? अगर हम हैव यू डन बोलेंगे तो हमने पूरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने बात की, और यहाँ पर हमने स्टेट ऑफ बीइंग में बात की। फर्क तो इतना ही है, दोनों का सेंस तो एक ही है ना। हम तो यही जानना चाह रहे हैं कि तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ। इसमें टेंस में बात कर रहे हैं, इसमें स्टेट ऑफ बीइंग में बात कर रहे हैं, मीनिंग से। तो फॉर्मल इंग्लिश में चलता है। क्या कह रहे हो? फॉर्मल इंग्लिश में, अब रिटर्न इंग्लिश होता है ना। ये तो हर जगह चलता है, ये तो स्टेट ऑफ बीइंग, ये तो कोई काट ही नहीं सकता है, ये हर जगह छाया हुआ है। हमारे पूछने के ऊपर है कि हम कैसे पूछ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि अच्छा क्या आपने कंप्लीट कर लिया पूरा, हम टेंस लगा रहे हैं, हम हैव यू डन बोलेंगे। और जैसे हमने कहते हैं हाँ भाई आर यू डन का मतलब कि क्या आप एकदम डन वाली अवस्था में हो। बात एक ही रिटर्न में है, भी चलता है। रिटर्न में भी चलेगा, एकदम चलेगा, रिटर्न में चलेगा। ठीक है। इसी तरीके से कोई कहता है कि ही इज गॉन, मान लो किसी ने ऐसा बोल दिया, तो ही इज गॉन इज इक्वल टू ही He had gone. हैज गॉन। He had तो शॉर्टकट, कई बार कोई क्रिकेट में आउट होता है, ही इज गॉन, ऐसा भी कोई कह देता है ना, जो कमेंटेटर होते हैं। तो ही इज गॉन का मतलब ही इज नॉट अवेलेबल। अगर मैं गॉन लगा रहा हूँ, गॉन का मतलब नॉट प्रेजेंट, तभी तो हम गॉन एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं। ही इज गॉन इज नॉट अवेलेबल। तो ये सब इस एक तरफ स्टेट ऑफ बीइंग है, एक तरफ आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। याद रखिए कितना इंपॉर्टेंट है। और देखिए अब अगर मुझे बोलना है कि चोरी किया हुआ बाइक, तो मैं कैसे बोलूँगा? चोरी किया हुआ बाइक। Stolen bike. स्टोलन Stolen bike. बाइक। तो तुरंत हमें यहाँ पर एडजेक्टिव की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम बाइक की क्वालिटी बता रहे हैं, कैसी बाइक उसके बारे में बता रहे हैं, स्टोलन। तो हमें V3 ही चाहिए। ओके, भेजी, ऐसे मैं बोलूँ, भेजे हुए मैसेजेस, तो इसकी इंग्लिश क्या होनी चाहिए? Send messages. मैसेजेस। Send me message. नो सेंड में नहीं, मैं ये नहीं कह रहा मुझे भेज दो, मैं बस एक छोटा सा जुमला लिख रहा हूँ, भेजे हुए मैसेजेस। Send message. तो वहाँ पर ये जो सेंट Sent आप देख रहे हैं, message. हाँ सेंट मैसेजेस, ये जो सेंट है ये क्या है? ये V3 है, V3. V3 है। इसका मतलब ये नहीं है कि भेज दो, मैं इसके आगे सेंटेंस बना सकता हूँ ना, भेजे हुए मैसेजेस डिलीट हो गए, आगे तो मैं सेंटेंस बना सकता हूँ ना। मैं छोटे से जुमले की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ फटा हुआ पैंट, अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? Torn pant. टॉर्न पैंट्स, Torn pants. है ना, ये हो जाएगा। अब मैं इसके आगे तो सेंटेंस कुछ भी बना सकता ना, फटा हुआ पैंट वहां पर है, सेंटेंस आगे कुछ भी हो सकता है। मैं बस एक इतने से एक इंग्लिश बता रहा हूँ। जैसे आप कहते हो नई कुर्सी, तो नई कुर्सी को बोलते हो न्यू चेयर, ऐसे बोलते हो ना इंग्लिश में। Okay. तो उसी तरीके से अगर मैं बोल दूं कि बिका हुआ कुर्सी, अब क्या कर लोगे? बिका हुआ चेयर, Told chair. तो आपको बोलना पड़ेगा Sold chairs. सोल्ड चेयर। तो ये हमें इतनी ज़रूरत पड़ती है थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की, कैसे काम चलेगा? ओके, असेंबल किया हुआ कंप्यूटर, Assembled किया हुआ कंप्यूटर, इसकी इंग्लिश में क्या बोलनी होगी? Assembled computer. Assembled computer. सर assembled मत मीन्स assembled मीन्स असेंबल का मतलब है कि अलग अलग पार्ट पुर्जा लाओ, सबको एक जगह एकत्रित करो, जोड़ जा करके बना दो, वो असेंबल होता है।
ओके, ठीक है। तो बता दो, सड़ा हुआ एप्पल क्या हो जाएगा फिर? रॉटन Rotten apple. Rotten. एप्पल। ओके, ठीक है। तो ये आपका V3 का एडजेक्टिव था। अब कई बार, यहाँ एक और नोट लिख देता हूँ कि कई बार हमें वर्ब प्लस आईएनजी वाले एडजेक्टिव की ज़रूरत पड़ती है। अब एडजेक्टिव आपका वर्ब में आईएनजी होगा, बट काम क्या करेगा? वो एडजेक्टिव का करेगा। आपको क्या लगेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देख रहे हो, जैसे वो पैसिव लग रहा था ना थर्ड फॉर्म वाला, वो भी लिख देता हूँ। आपको कंटिन्यूअस टेंस लगेगा, लेकिन वो स्टेट ऑफ बीइंग होगा, और वर्ब प्लस आईएनजी एडजेक्टिव का काम करेगा। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। आइए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं कहता हूं दिस चैप्टर इज कंफ्यूजिंग। अब किसी नए बच्चे को लगेगा कि तो प्रेजेंट कंटिन्यूस जैसा लग रहा है ना, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये कंफ्यूजिंग मेन वर्ब हो गया। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजिंग हमारा क्या है? एक एडजेक्टिव है, जो कि वर्ब में आईएनजी का काम कर रहा है। अब इसका मतलब क्या हो गया? हमने कोई किताब लिया और हमने एक चैप्टर को पढ़ा, मैंने कहा यार ये चैप्टर बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो कंफ्यूजिंग का मतलब है कि ये दूसरों को कंफ्यूज कर देगा, घुमा देगा, ऐसा चैप्टर है। आप किसी मूवी को देखने गए और मूवी को देखने के बाद आपने बोला कि यार ये तो बोर कर देने वाली मूवी है, तो आप कौन सा आईएनजी लगाओगे कि थर्ड फॉर्म लगाओगे? दिस मूवी इज बोरिंग। This movie is boring. दिस मूवी इज बोरिंग। बोरिंग या इंटरेस्टिंग भी बोल सकते हाँ, अगर आपको अच्छी लग रही है तो दिस मूवी इज इंटरेस्टिंग। तो आपको ये आईएनजी वाले एडजेक्टिव्स भी दिखाई देंगे। अगर जैसे किसी ने बोला आई एम वर्किंग, पूरा लग रहा है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से, मैं काम कर रहा हूँ, लग रहा है नहीं लग रहा है ना? लेकिन यहाँ पर ये एक और भी काम कर रहा है। वर्किंग एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब है कि मैं वर्किंग, जैसे कहते हैं आई एम अ वर्किंग लेडी, वर्किंग वुमेन, सुना होगा ये वो वाली फीलिंग है कि आई एम वर्किंग मींस मैं काम So करने she वाली। is sleeping. She is sleeping. वो तो पूरा टेंस में आ जाएगा। अच्छा, स्लीपिंग वो नहीं होगा ना वो ये? नहीं, उसके लिए बना हुआ हमारे पास वर्ड आता अस्लीप, सुना है किसी ने? Yes, sir. सर अस्लीप एक सोया एडजेक्टिव हुआ। होता है। हाँ, इसका मतलब होता है सोया हुआ। तो कुछ एडजेक्टिव तो हमारे पास पहले से बने हुए हैं, इसीलिए हर वर्ब का नहीं बनाना है। Sir, she is smiling. ये tense होगा. शी इज क्या? Smiling. शी इज स्माइलिंग, नहीं ये भी नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसे कर सकते हैं। मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ। एक सेंटेंस है। सर asleep वाले में she is asleep हो सकता है. हाँ, वो हो सकता है। जैसे हम कैसे लिखेंगे कि एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, मैंने एक कैसे बोलते हैं, मैंने एक बोलने वाली गुड़िया खरीदी। अब ये टेंस है हमारा। मैं कह रहा हूँ कि मैंने खरीदी मतलब आई बॉट है, आई बॉट अ। अभी जो बोलने वाली गुड़िया है ना, गुड़िया हमारा एक नाउन है, लेकिन जो बोलने वाला ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। तो बताओ, तो मैं V3 वाला लगाऊं कि ING वाला लगाऊं? स्पोकन गर्ल। नहीं I bought आई बॉट अ Speaking doll. Speaking doll. स्पीकिंग गर्ल। अब यहाँ जो स्पीकिंग है ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। जैसे आपने कभी सुना है लाफिंग बुद्धा? यस तो वहाँ पर लाफिंग एक एडजेक्टिव है, मैंने आई हैव बॉट अ लाफिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा।
तो लाफिंग बुद्धा मतलब कि बुद्धा कैसा वो जो हंसने वाला हो, एकदम हंसता हुआ हो, तो ये वाली फीलिंग देता है। मान लीजिए आप एक घर के सामने खड़े हैं और इसमें आग लगी हुई है, अभी आंखों के सामने आपका एकदम जल ही रहा है, और आपको बोला यार मैं इस जलते हुए घर के पास खड़ा हूँ, जलते हुए घर के पास, तो आई एम स्टैंडिंग नियर अ बर्निंग हाउस। बर्निंग हाउस मतलब जलता हुआ घर, बर्निंग हाउस जो अभी भी जल रहा है, जलता हुआ घर। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ बर्न्ट हाउस तो काम डन हो जाएगा, फिर तो क्या हो जाएगा, जला हुआ घर, जला हुआ चलाओ। है ना। तो जो आईएनजी वाले एडजेक्टिव होते हैं ये दो मीनिंग कन्वे करते हैं। एक तो बिल्कुल अभी आंखों के सामने हो रहा है, यू नो, और एक होता है कि जैसे मैं बोल दूं कि लाफिंग बुद्धा तो हंसने वाला या हंसता हुआ, मतलब ऐसे मीनिंग देता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि बोरिंग लेडी, तो बोरिंग लेडी का मतलब ये है कि ऐसी लेडी जो दूसरों को बोर कर देगी, समझ रहे हो, ऐसी लेडी जो किसी को भी बोर कर देगी, ये मतलब है। और अगर मैं कहता हूँ बोर्ड लेडी, तो बोर्ड लेडी का मतलब खुद बोर हो चुकी है, यू नो, खुद बोर हो चुकी है। डिफरेंस देखते रहो। अगर मैं कहता हूँ इंटरेस्टिंग गर्ल, तो इंटरेस्टिंग गर्ल है मतलब बहुत ही मजेदार लड़की है, कोई भी उससे बात करेगा तो उसको इंटरेस्ट आएगा, यू नो। इंटरेस्टिंग गर्ल का मतलब है कि कैसे इसकी हिंदी लिखूं मैं इंटरेस्टिंग गर्ल, यानी कि, और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटरेस्टेड गर्ल, सर उत्सुकता। मैं ऐसे लिख देता हूँ कि समझ में आए। इंटरेस्टिंग गर्ल का मतलब है कि किसी को उत्सुकता, भी उत्सुकता। किसी को भी इस लड़की से बात करके मजा आएगा, यू नो, मजा आएगा, बोर फील नहीं करेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या ना, बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा है यार, सुना तो होगा, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग मूवी है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ इंटरेस्टेड गर्ल, इंटरेस्टेड का मतलब है कि इस लड़की ने किसी चीज में अपनी दिलचस्पी ले ली है, किसी प्लान में इंटरेस्टेड है, किसी जॉब में इंटरेस्टेड है, कोई कोर्स करने के लिए इंटरेस्टेड, समझ रहे हैं। तो इंटरेस्टेड का मतलब है कि इसने किसी चीज में दिलचस्पी ले ली है, ले ली है, क्यों, समझिए। उसी तरीके से अगर मैं कहता हूं कि कंफ्यूजिंग मूवी, तो कंफ्यूजिंग मूवी का मतलब है ऐसी मूवी जो कंफ्यूज करने वाली। हाँ जी, जो दूसरों को कंफ्यूज कर देगी, कंफ्यूज कर देगी, ठीक है। और अब कंफ्यूज्ड मूवी तो सर नहीं कह सकते। एक वर्ड अमेजिंग भी आता है ना। हाँ वही, दूसरों को अमेज करते। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि कंफ्यूज्ड बॉय, तो इसका मतलब खुद बेचारा वो कंफ्यूज है। हाँ, खुद कंफ्यूज हो गया है, खुद कंफ्यूज हो गया है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो अब बताइए कि मैंने बोला कि यार ये एक ऐसी मूवी है जो तुम्हें ना उत्तेजित कर देगी, तो मैं क्या बोलूं, एक्साइटेड मूवी बोलूं कि एक्साइटिंग मूवी बोलूं, क्या बोलूं, एक्साइटिंग कर देगी। एक्साइटिंग मूवी। और बंदा मूवी देख करके एकदम उत्तेजित हो गया, तो बंदा एक्साइटेड है, एक्साइटेड मैन, यू नो। तो ऐसे हमें देखना पड़ता है, इसीलिए मतलब एक ऐसी इंसिडेंट तो जो तुम्हें सन्न कर देगी, तो मैं स्टंड बोलूं कि स्टनिंग बोलूं, क्या बोलूं, स्टनिंग स्टनिंग, तो स्टनिंग इंसिडेंट यानी कि ऐसी घटना जो आपका एकदम दिमाग चकरा देगी, और बंदा इंसिडेंट के बाद एकदम चकराए हुए अवस्था में आ गया, तो क्या हो जाएगा, स्टन्ड मैन, आई वाज स्टन्ड। उसी तरीके से कोई चीज़ आपको परेशान कर देगी, मान लो आपको, तो वो चीज़ क्या हो गई, डिस्टर्बिंग,
Disturbing. कि बहुत ही यार परेशान करने वाले सीन्स हैं, तो क्या होंगे? डिस्टर्बिंग सीन्स। Disturbing scenes. और मैं उसे देख करके एकदम डिस्टर्ब अवस्था में आ चुका हूँ, तो मैं क्या हो गया? I am disturbed. डिस्टर्ब्ड मैन। तो ऐसे हमें ये आईएनजी और V3 वाले एडजेक्टिव और नॉर्मल एडजेक्टिव, तीन तरह के एडजेक्टिव, सब पे आराम से एग्जांपल्स लिखते हैं। तो बताइए कि मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? आई एम I am disturbed. डिस्टर्ब। अब यहाँ पर अगर मान लो कोई ऐसा नहीं बोलता है, किसी के मुंह से ऐसा निकल जाए, कोई बोलता है कि आई एम और यहाँ निकल जाए डिस्टर्ब, इतना तो रुक जाए, तो क्या माना जाएगा? रॉन्ग माना जाएगा। ओके फाइन। आपने कभी सुना है हार्ट रेंचिंग? नहीं सुना? दिल दहला देने वाला है ना, दिल को तोड़ मरोड़ कर देने वाला, तो हार्ट रेंचिंग सब आईएनजी में आती है, कोई ऐसी चीज जो ऐसा आपको कर देगी। ठीक है, तो अब हम स्ट्रक्चर्स लिखते हैं। तो हमने जो स्टेट ऑफ बीइंग सीखा, स्टेट ऑफ बीइंग वो भी प्रेजेंट टाइम में हमने सीखा। अब तक हमने बस कल से लेकर आज तक यही समझा कि सब्जेक्ट के बाद जो ये एम और एज और आर आ रहा है, ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है। Linking word. और इसके बाद जो यहाँ बगल में जो वर्ड्स आएगा वो ऑब्जेक्ट नहीं, वो कॉम्प्लीमेंट होंगे। और वो कौन कौन से होंगे? या तो नाउन होंगे, या वो Noun phrase. Noun phrase. Adjective. Adjective. एडजेक्टिव्स होंगे। और वो भी एडजेक्टिव V3. तीन तरह के होंगे, नॉर्मल Normal, V3 और ING. और हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज हो सकता है। प्रेपोजिशनल Prepositional phrase. फ्रेज हो सकता है, ये होगा। अब हम इसका पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव करते हैं। तो पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस देखते हैं। तो अगर मैं कहता हूँ कि दुकान बंद है, तो मैं कैसे बोलूँगा? द शॉप इज The shop is closed. Shop is closed. वो लड़की मेरे साथ है, दैट गर्ल That इज। girl is with me. With me. मैं अपने कमरे में हूँ, I am in my room. इन माई रूम, इन माई रूम। तो अगर यहाँ पर देखा जाए कि ये क्लोज्ड अगर देखा जाए तो एडजेक्टिव हो गया, विद मी छोटा प्रेपोजिशनल फ्रेज, इन माई रूम ये भी प्रेपोजिशनल फ्रेज, यू नो, ये हो गया। अब अगर इसका हमें नेगेटिव करना है, तो नेगेटिव का भाई रूल है कि जहाँ एम है बगल में नॉट आएगा, लेकिन इसका शॉर्टकट नहीं हो सकता है। हम इसको गलती से एमंट नहीं बोल सकते, रॉन्ग हो जाएगा। तो एम नॉट को एमंट नहीं कर पाएंगे। अब होगा क्या भाई? अब ग्रामर कहता है कि एम नॉट को अगर शॉर्ट करना है तो इसको आरेंट कर दो। अब आरेंट लगते हैं तो आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है ना, तो ये ग्रामेटिकली तो करेक्ट है, बट यूज कोई करता नहीं डर के मारे कि कैसे वो लोग गलत समझेंगे ना। तो ग्रामेटिकली ये करेक्ट है, बट रेयरली यूज्ड। तो फिर अंग्रेजों ने निकाला यार, फिर हम क्या करते हैं? एंट कर देते हैं, यू नो, एंट कर देते हैं। तो एंट का मतलब सब हो जाता है, एम नॉट भी हो जाता है, इज नॉट भी हो जाता है, आर नॉट भी हो जाता है, हैव नॉट भी है, हैज़ नॉट भी है। उन्होंने एक दवाई ले ली सारे बीमारी की, बट ये चलता नहीं है, सिर्फ गानों में चलता है, यू नो, एक प्रोफेशनल तरीके से नहीं चल सकता। अंग्रेजों के उनके स्लैंग में चलता है। जैसे अगर कोई कहता है कि यार मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, अब बंदा कह रहा है आई एंड योर फ्रेंड, तो अब ये मतलब स्लैंग हो गया, फिर ये उतना चलेगा नहीं। आप ईमेल वगैरह में कुछ ऐसा लिख नहीं सकते। तो इससे फिर पता चला कि भी इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं है, या तो आप आई और एम को शॉर्ट कर दो, इसको शॉर्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? एम, फिर नॉट लगा दो, तो ऐसे कर दो, तो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, आई एम नॉट, और नहीं तो पूरा बोलो आई एम नॉट योर फ्रेंड। तो ये तो कहानी थी एम की। ओके, अब अगर
इज आ जाए तो इज के बगल में नॉट आएगा और इसका शॉर्टकट भी बनेगा, तो होगा इजंट। Isn't. तो वो मेरी दोस्त नहीं है, मैं शॉर्ट में शी इजंट माई फ्रेंड, Isn't my friend. और नहीं तो पूरा हम कह सकते हैं कि शी इज नॉट माई, Friend. और हम चाहे तो शी और इज को अगर कॉन्ट्रैक्ट कर दें तो क्या बन जाएगा, शिज। She's ऐसे भी कह सकते हैं, शी इज she's नॉट not माई my friend. फ्रेंड। शीज के साथ कंफ्यूजन ये है, एक मिनट, कि ये शी, एक मीटिंग बस ये कंप्लीट करो, शी और इज को हम शीज कहते हैं और शी और हैज को भी हम शीज ही कहते हैं, देख रहे हो। लेकिन पता चल जाएगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है ना, पता तो चल ही जाएगा, वो थर्ड फॉर्म लेगा। हाँ पूछिए, अब पूछिए। देखो आपने जो ऊपर जो आपने लिखे थे कि एडजेक्टिव भी3 और तो प्रपोजनल फ्रेजेस, ये मैं इस कुछ समझ तो लेता हूँ, लेकिन इसका कोई एक उदाहरण आपने दिया मेरे दिमाग में नहीं आ पाया डॉक्टर साहब, थोड़ा नीचे नीचे करो आप। जी V3 एडजेक्टिव समझ में नहीं आया? नहीं V3 एडजेक्टिव समझ में आएगा, उसके साथ में कोष्टक में जो लिखे थे ना नाउन फ्रेजेस और प्रपोजनल फ्रेजेस, उसका थोड़ा सा क्या कहती है। अच्छा, उसके लिए कल मैंने पढ़ाया तो PDF आप एक बार पढ़ लीजिएगा, तब फिर मैं नहीं आएगा समझ में तो बताऊंगा। सर वो एडजेक्टिव पता कैसे करें सर कि ये एडजेक्टिव है करके? उसकी विशेषता बताता है किसी भी की एडजेक्टिव। जी मिस्टर नगाइच बोलिए। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि कल मैं सुबह 8 बजे के में नहीं था, मैं तो 11 बजे के में था, इसलिए आज आया हूँ, तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, तो वो नीचे लाइन उतारो तो मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा और ऊपर करो जी। हाँ ये प्रपोजनल फ्रेजेस लिखा है आपने, ये नाउन फ्रेजेस प्रपोजनल, इसका कोई उदाहरण तो दो, मेरे को समझ में नहीं आया अच्छा। जी चलिए देते हैं उदाहरण, आइए। गाइस 2 मिनट दीजिए, जरा इनको समझा दूं मैं। देखिए पहले देखिए नाउन, नाउन क्या होता है? अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ टीचर, तो टीचर क्या है? एक नाउन है, तो पता है मिस्टर नगाइच? हाँ यस यस यस। अगर मैं कहता हूँ डॉक्टर, ये नाउन, ठीक है। अब फ्रेज क्या होता है? पहले नाउन होती है वो तो मान लीजिए। हाँ, फ्रेज क्या होता है कि कुछ वर्ड्स के ग्रुप को फ्रेज कहते हैं। ठीक है, आगे समझो। मतलब वर्ड्स का ग्रुप होगा। हाँ ठीक है। अब है कि भाई फिर नाउन फ्रेज क्या होगा? हाँ। तो नाउन फ्रेज का मतलब है कि जब किसी नाउन से पहले माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर, ये हो गया, या कोई एडजेक्टिव जैसे ब्यूटीफुल, ग्रीन, स्ट्रॉन्ग, या ए एन द आ जाए, तब ये सारे वर्ड्स को मिलाकर एक फ्रेज बनता है जिसे नाउन फ्रेज कहते हैं। ठीक है ठीक है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि माई पेन, अब माई और पेन मिलाकर के बना तो क्या हो गया? ये नाउन फ्रेज हो गया। खाली पेन रहता तो सिर्फ नाउन होता, लेकिन माई के साथ है तो ये फ्रेज हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए ना। अगर मैं कहता हूं कि अ ब्यूटीफुल हाउस, अब इतना बड़ा ये जो जुमला दिख रहा है, ये नाउन फ्रेज हो गया हमारा। ओके, अब जो थोड़े एक दिन पुराने बच्चे हैं उनके लिए एक बड़ा सेंटेंस लिख दूं नाउन फ्रेज। जैसे कि Yes sir. A beautiful girl standing in the
कॉर्नर, देखो कितना बड़ा है ना। ये भी नाउन फ्रेज है, ठीक है। ये भी नाउन फ्रेज है, कितना बड़ा है। तो अब ये इतना बड़ा क्यों है, जब आप थोड़ा आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कभी, तो अभी तो मैंने आपको कहा कि नाउन से समझ गया। पहले कुछ आ जाए, लेकिन मैंने सर अभी एडजेक्टिव है। हाँ, लेकिन जब आप आगे जब सीखोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि नाउन के इस साइड भी कुछ आ सकता है, सर एडजेक्टिव है ये। तो अभी अभी जो छोटे Starting. स्टार्टिंग में जब हम सिखाते हैं तो हम नाउन के बस इधर वाला मॉडिफायर बताते हैं, जब आप थोड़े और आगे जाओगे तो इधर वाला मॉडिफायर बताएंगे, तब कितना कितना बड़ा हो जाएगा। तो ये सब है। चलिए ठीक है जी, आ रहे इसमें भी आ रहे हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेज, prepositional phrase। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्रेपोजिशन से शुरू हो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। जैसे एक होगा प्रेपोजिशन, इसके बगल में या तो प्रेपोजिशन के बगल में सीधा एक नाउन होगा, या प्रेपोजिशन होगा और इसके बगल में पूरा एक नाउन फ्रेज होगा। जैसे अगर मैं कहता हूं कि टू मुंबई, जब टू हमारा प्रेपोजिशन है और मुंबई एक नाउन है ना, किसी जगह का नाम है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। और अगर मैं टू लिखूं और यहाँ मैं एक नाउन फ्रेज लगाऊं, मैं लगा दूं माई ब्यूटीफुल वाइफ, आप टू को छोड़ दो, सिर्फ माई ब्यूटीफुल वाइफ, ये नाउन फ्रेज है कि नहीं है? देखो माई ब्यूटीफुल वाइफ है ना नाउन फ्रेज, और ये टू है, तो देखो प्रेपोजिशन के बगल में अगर कोई नाउन फ्रेज आ गया तो पूरा इतना मिला करके ये क्या कहलाएगा, ऐसे कहलाएगा ये। ठीक है जी। तो बताइए कि विद माई हैंडसम हस्बैंड क्या है ये, प्रीपोजिशनल फ्रेज। और अगर मैं विद हटा दूं तब Noun phrase। विद आ गया तो ये हो गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। ओके जी, ठीक ठाक सब समझ में आ गई। मिस्टर नागाइच जो अभी क्लास ले रहे हैं, इनकी उम्र है अप्रॉक्स 69, कितनी है? तो आपके बैच में गाइस मैं स्टूडेंट ही हूं, क्या कहते हैं यस 69 इयर्स ओल्ड गाय इज आल्सो टेकिंग। तो आप जज्बा लीजिए इनसे, कुछ पॉजिटिविटी लीजिए। फाइन, अब हम आते हैं नेगेटिव तो हो गया, एक बार आर का रह गया। आर नॉट को आर एंड कह देंगे, सिंपल है। जैसे कि तुम कमरे में नहीं हो, यू आरंट You aren't in the room. और नहीं तो पूरा बोल सकते कि यू आर नॉट इन द रूम। You are not in the room. और अगर हम यू और आर को कॉन्ट्रैक्ट कर दे, छोटा कर दे, तो फिर ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा। जैसे अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि यू आर वेलकम, इसको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, योर वेलकम, You're welcome. याद रखिएगा। हम तो तो आजकल लोग शॉर्ट में कहते हैं यू वेलकम, यू वेलकम। अच्छा, जो लोग ये गलती से ये मत कर देना योर वेलकम, योर वेलकम नहीं होता है ये रॉन्ग है, योर वेलकम नहीं होता, वो यू आर का शॉर्ट क्या होता है, योर प्रोनाउंस करते हैं। जब तक तो योर वेलकम ही समझते थे। नहीं नहीं, योर वेलकम नहीं होता है, इसका ख्याल रखना है। वो बेचारा, अब आप लोगों ने ऐसे हिंदी सोच ली होगी ना कि तुम्हारा, योर मतलब तुम्हारा और वेलकम मतलब स्वागत। वेलकम स्वागत वो होता है यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, तुम्हारा स्वागत है। एनीवेज, उसी तरीके से अगर हम इंटरोगेटिव करें, इंटरोगेटिव दो तरह के होते हैं। एक होता है, इसको बोलते हैं
यस नो क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर एक लड़की है, अब मुझे इस लड़की से कुछ ऐसा पूछना है जो आंसर में या तो हाँ आ जाए या ना आ जाए। ये मैं हूँ, अगर मैं इससे पूछ रहा हूँ कि अच्छा यार क्या आप उदास हो, क्या आपके पिताजी पार्क में हैं, तो आंसर में क्या आने वाला है, या तो हाँ या ना। तो जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उसकी शुरुआत लिंकिंग वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से होती है। मैं लिख देता हूँ कि ऐसे लिखता हूँ, जब भी यस या नो जानना हो तब क्वेश्चन की शुरुआत लिंकिंग वर्ब, अगर वो स्टेट ऑफ बीइंग है तो लिंकिंग वर्ब, या अगर वो टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो अगर मुझे जानना है कि क्या आप मेरे दुश्मन हो, क्या आप उस कमरे में हो, क्या आप इस वक्त किचन में हो, तो हमारे पास कितने आइटम है, आर, इज, एम। इनको हमें पहले ही उठाना पड़ेगा, मजबूरी है। इसके बाद जो भी सब्जेक्ट और उसके बाद वही आपका, मैं डैश डैश कर देता हूँ, नाउन, नाउन फ्रेज, यू नो, ब्ला 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 ब्ला। तो अगर मैं बोलूँ कि क्या तुम्हारा बेटा पार्क में है, तो इज योर सन इन द पार्क, ऐसे बोलना पड़ेगा। अब उसका जवाब जो आएगा उसके बाद दो ही ऑप्शन बचता है, या तो हाँ या ना। जवाब कैसे आएगा, यस, यस माय सन इज इन द पार्क। नहीं है तो नो, माय सन इज नॉट इन द पार्क। वो चाहे तो इज नॉट को शॉर्टकट कर सकते हैं। जी सर ये पूरा सेंटेंस अगर नहीं बोल के ऐसा अगर बोले यस ही इज, तो हो सकता है। यस 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 यस, आराम से कहते हैं यस यस ही इज, एकदम चलेगा। या नो ही इज नॉट, नो ही इज नॉट, आराम से चलेगा, फाइन। ओके, अगर मुझे बोलना है कि क्या तुम नाराज हो, अब बताओ नाराज में मैं आपको दो एडजेक्टिव बता रहा हूँ, बताना कौन सा लगेगा, एनॉइंग या एनॉयड, क्या लगना चाहिए? Annoyed. तो क्या तुम नाराज हो, यानी कि नाराज की एक्टिविटी कंप्लीट होगी उस अवस्था में होगी ना, तो आर यू एनॉयड। और अगर गलती से आपने ऐसा बोल दिया आर यू एनॉइंग, तो सही से लिख दे इसको, आर यू एनॉइंग, तो पता है क्या हो जाएगा, नाराज कर देने वाली। हाँ, तुम ऐसी लड़की हो या ऐसे लड़के हो जो दूसरों को एनॉय कर दो, दूसरों को नाराज कर दो, यू नो। तो बड़ा सोच समझ के आपको लगाना है। तो आईएनजी मत लगा देना, आर यू एनॉयड, आंसर में आएगा हाँ मैं नाराज हूँ, यस आई एम एनॉयड, नहीं तो नो आई एम नॉट एनॉयड। उसी तरीके से क्या तुम्हारी मम्मी डिस्टर्ब्ड है, परेशान है, तो क्या होगा, इज योर मदर इज डिस्टर्ब। हाँ, अब दो बार इज नहीं लगाना है, इज योर मदर डिस्टर्ब। आपका मन करेगा दो बार इज लगाने का, इज योर मदर डिस्टर्ब। अच्छा, अगर आपके मुंह से गलती से निकल गया इज योर मदर डिस्टर्बिंग, अब इसके दो मतलब है, एक तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी लग रहा है ना, यस, है ना, और दूसरा ये आईएनजी वाला एडजेक्टिव भी लग रहा है। तो अगर हम इसको आईएनजी वाला एडजेक्टिव माने तो क्या तुम्हारी माँ ऐसी जो दूसरों को क्या कर देती है, डिस्टर्ब, डिस्टर्बिंग मदर है एकदम। तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, फाइन। अब यहाँ पर एक होता है, कुछ वर्ड्स हैं, मतलब कुछ थोड़ा सा इंटरोगेटिव करते तब समझ में आएगा। WH वाला, जैसे किसी ने पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ है, तुम्हारा भाई कहाँ है, Where is your brother? तो आपने बोल दिया कि भाई वेयर इज योर ब्रदर। अब या तो उसका जवाब देगा, बोलेगा कि अच्छा यार वो अपने कमरे में है, तो ही इज इन हिज रूम। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो कहता है, बस जो समझाना चाह रहा हूँ वो बस मैं कन्वे एक बार कर दूं। उसने बोला आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है वो कहाँ है, और आपने बोला आई डोंट नो
Where? वेयर और आपने वेयर इज ही कह दिया, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। यहां पर आपको बोलना है आई डोंट नो वेयर ही Where इज। he is. बस ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, यानी कि दो चीज़ें हैं इसको समझनी है कि WH है, इसके तुरंत बाद हम M लगा रहे हैं, इज लगा रहे हैं, R लगा रहे हैं ना, और यहाँ पर हम सब्जेक्ट लगा रहे हैं, बाकी यहाँ पर अपना नाउन वाउन फ्रेज वेज जो भी है, जैसे कि मेरा मोबाइल कहाँ है, वेयर इज माई मोबाइल, ठीक है, ये हमने बोल दिया। और दूसरा है कि WH लगा रहे हैं, अब हम इज RM यहाँ नहीं लगा रहे हैं, इसके तुरंत बाद क्या लगा रहे हैं, सब्जेक्ट, और अब यहाँ पर हम लगा रहे हैं इज, यहाँ पर लगा रहे हैं M, यहाँ पर लगा रहे हैं R। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, तो मैं कुछ नोट लिख देता हूँ। जब WH से पहले कोई सेंटेंस आ जाए, जैसे ऐसे आ जाए कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं जानना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू नो, मुझे बताओ, टेल मी, मुझे मत बताओ, डोंट टेल मी, क्या तुम्हें पता है, Do you know? डू यू नो, मुझे आइडिया नहीं है, यू नो, I don't I have don't have any idea. I don't have. आइडिया, मैं जानना चाहूँगा, आई वुड I would I like would to. Like to know. ETC कर देता हूँ, इस तरह से आ जाए, तो इनके बाद WH आएगा, आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, और तब लिंकिंग वर्ब आता है, यानी कि अगर ऐसे आ गया आई डोंट नो और यहाँ पर आ गया WH वेयर, तो वेयर के बाद यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट रमेश और आ जाएगा इज। आई डोंट नो वेयर रमेश इज, मुझे नहीं पता रमेश कहाँ है, मुझे नहीं पता रमेश कहाँ है। जैसे हम जब किसी को बोलते हैं कि उसका नाम क्या है, तो इंग्लिश What होती is है his name? व्हाट What इज is her name? हर या हिज नेम है। अब मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, तो पता है क्या हो जाएगा, I don't know. I What? don't know What what is name. name? What name? What His name? name What is. his name? Name he is. What his name What is? is name? What his name is. I What don't is know name? what name is. What is name? I don't know what his name is. व्हाट हिज नेम, और यहाँ इज His आएगा, name is. Is. देख रहे हो, आई डोंट नो व्हाट हिज नेम इज, इतना प्यारा है कि आप इसको बोलकर देखना, बहुत मजेदार है। ओके, जैसे हम किसी को बोलते हैं भाई तू कौन है, तो हम कहते हैं हु आर यू, Who are you? Who are you? है ना, इसकी हिंदी हो गई कि तुम कौन हो। तुम कौन हो? और मैं कहता हूँ भाई मुझे नहीं पता तू कौन है, आई डोंट नो, I don't know I don't who know. you are. Who are you? you are, You Who you are. are? Who you I are. don't know who you Who you are। are? कितना बेहतरीन है ना। Yes. sir. क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, I Do do. you know Do you know who who I I am? am? I am. Who I am? Who I am. और सीधा बोला भाई मैं कौन हूँ, भाई मैं कौन हूँ, हु एम आई। Who am I? Am I? फर्क देख लीजिए, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि WH से पहले अगर ये आ गया तो WH, तो फिर ये जो आप WH लगाओगे इसके बाद आपको डायरेक्ट सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। सर कोई पूछता है सर तुम कैसे कार चलाते हो, हाँ या क्या तुम जानते हो कार कैसे चलाते हैं, हाँ, सर इसमें कैसे होगा? चलो तो टेंस है कि डू यू नो हाउ टू ड्राइव, तो नॉर्मल है, ये यस डू यू नो, इसमें ये हाउ टू ड्राइव अ कार, हाउ टू ड्राइव भी बोलते हैं। हाँ, तो ये वो नहीं है। हम जो कर रहे हैं कि इसके बाद सब्जेक्ट आए और कोई वर्ब हेल्पिंग वर्ब आए, ये तो एक अलग ही चीज़ Yes, sir, है, तो yes. बाद में करेंगे। जैसे आपके घर में किसी ने बोला यार मेरा वॉलेट कहाँ है, आपके हस्बैंड ने बोला मेरा वॉलेट कहाँ है, वेयर इज Where's माई, your Where wallet? is my Where body? is my wallet? वाइफ कह रही है कि मुझे क्या पता तुम्हारा वॉलेट कहाँ है, मुझे नहीं पता तुम्हारा I वॉलेट don't कहाँ है। know. I don't know. Where Where is your wallet? where your wallet is? वेयर I don't know. योर
वॉलेट Wallet इज, is Wallet is. अगर आपके मुंह से ऐसे निकलता है कि आई डोंट नो वेयर इज योर वॉलेट, क्योंकि ऐसे ही निकलता होगा, ठीक है, तो पूरा गलत होता है। तो ये गलत है, ये गलत है। आपको ऐसे बोला, क्योंकि आपने जैसे आई डोंट नो बोला, फिर आपको ये बोला आई डोंट नो वेयर योर वॉलेट इज। फाइन गाइस, इसको करेंगे टू बी कंटिन्यूड बिकॉज आई हैव अनदर बैच। To be continued tomorrow.